गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज क्लास 9th साइंस का दूसरा क्लास, टॉपिक हमारे परिवेश के पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा पदार्थ की अवस्थाओं को। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने ठोस की परिभाषा, द्रव की परिभाषा तथा गैस की परिभाषा भी देखा। आज हम लोग इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ठोस के जो अणु होते हैं, कभी आपने सोचा कि आखिर ठोस मॉलिक्यूल, ठोस पदार्थ को हम क्यों नहीं दबा सकते हैं, उसे संपीडित क्यों नहीं किया जा सकता? एक्चुअली संपीडन का मतलब होता है, संपीडन को ही कहते हैं दबाना। तो जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनको आप दबा नहीं सकते हैं, या यूं कहें कि दबाने में ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक पॉलीथीन में पानी भरा हो और उस पॉलीथीन को दबाने की बात हो तो आप दबा सकते हैं। आपको पता है हर खाली चीज़ खाली नहीं होता, वो कंप्लीट वैक्यूम अर्थात निर्वात नहीं होता, उसमें हवा निश्चित रूप से होता है। तो आप देखेंगे कि किसी पदार्थ में अगर जैसे पॉलीथीन का बैग है तो उसमें तो हवा तो श्योर है, तो आप पॉलीथीन के बैग को आसानी से दबा लेते हैं। जल भरा हुआ है तब भी आप दबा लेते हैं। लेकिन ईंट को अगर दबाने की बात हो तो आप ईंट को नहीं दबा सकते हैं। आप पोखर में, नदी, तालाब, झील में आप जब स्नान कर रहे होते हैं तो पानी को अगर प्रेशर दबाना हो तो आप दबा सकते हैं। हवा में आप चल रहे हैं, चारों तरफ इस वायु क्या है, हमारे चारों तरफ वायु का घेरा है, तो कहाँ दिक्कत हो रहा है? हम लोग तो दबा ले रहे हैं। तो हवा में आप अपना हाथ फैला रहे हैं चारों तरफ, पानी में फैला ले रहे हैं। ये अलग चीज़ है कि हाँ, पानी में थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अगर बात ठोस की हो तो आप ठोस पदार्थ को नहीं दबा सकते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या होता है? आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण अणुओं से हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर ईंट का निर्माण हुआ है तो उसके भी अणु होते होंगे, जल का निर्माण होता है तो उसके भी अणु हैं, गैस के भी अणु हैं, तो हर पदार्थ के अणु होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो अणु होते हैं इनका व्यवस्था कैसे होता है। जैसे अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं 3, चूंकि ठोस है, द्रव है तथा गैस है, तो ठोस के अणु जो होते हैं आपस में एकदम से सटे होते हैं। ठोस के अणु आपस में सटे होते हैं। द्रव के अणु ठोसों के अपेक्षा हटे होते हैं। अब बात जब गैस की आए तो गैस के अणु काफी विरल होते हैं। तो ये किसके अणुओं का चित्रण है? ये है ठोस, ये है द्रव तथा ये है गैस। ठोस के अणुओं का चित्रण, द्रव के अणुओं का चित्रण तथा गैस के अणुओं का चित्रण। तो ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में काफी सटे हैं, घने हैं, इनका घनत्व ज्यादा है, इनका घनत्व इसके अपेक्षा कम है और इनका घनत्व काफी कम है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर वह रीजन क्या है कि ठोसों के अणु इतने सटे होते हैं। तो देखिए, ये भी आप समझ सकते हैं, ये अणु, 2 अणु के बीच में जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को कहते हैं अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान। सभी पदार्थ के अणु दूसरे अणुओं को अपनी ओर खींचते हैं, अर्थात ये अणु इस अणु को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है, और ये भी इसको अपनी ओर खींचता है। मतलब ये दोनों अणु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तीनों में होता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। तो 2 अणुओं के बीच पाए जाने वाले खाली स्थान को कहते हैं अंतर आणविक स्थान, तथा 2 अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बोलते हैं अंतर आणविक बल। ये कौन सा बल है? अंतर आणविक बल है। 2 अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं अंतर आणविक बल। तो ये तो आप समझ गए कि ठोस में भी अंतर आणविक स्थान होता होगा, द्रव में भी होता होगा, गैस में भी होता होगा। तो ठोस में जो अंतराणविक स्थान होता है वो नगण्य होता है, ना के बराबर होता है।
वही द्रव के अणुओं के बीच में जो स्थान होता है अर्थात अंतराणविक स्थान होता है वो स्पेस होता है, गैस में काफी अधिक होता है। तो ये स्पेस किसी में नहीं होना, किसी में बहुत होना, किसी में बहुत कम होना, इसके पीछे वजह ये है अंतराणविक बल। अगर ये दोनों अणु एक दूसरे को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेंगे तो निश्चित रूप से ये चिपक जाएंगे। अगर फोर्स कम लगेगा तो नहीं चिपकेंगे। तो ठोसों के अणुओं का अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है, द्रव का अपेक्षाकृत कम होता है और गैस का बहुत कम होता है। यही कारण है कि ठोस के अणु आपस में सटे होते हैं, द्रव के अणु अपेक्षाकृत हटे होते हैं तथा गैस के अणु ज्यादा हटे होते हैं। तो इस तरह से ठोस, द्रव तथा गैस के अणुओं को हम लोग देखें। हमारा पहला टॉपिक आज का था ठोस, द्रव एवं गैस के अणुओं का चित्रण। दूसरा है द्रवणांक एवं क्वथनांक। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे द्रवण तथा क्वथन। द्रवण किसका होता है? ठोस का द्रवण होता है, क्योंकि ठोस ही द्रव बनता है। तो क्वथन किसका होता है? द्रव का होता है, क्योंकि द्रव ही गैस बनता है। तो क्वथन शब्द द्रव से गैस बनने के लिए होता है और द्रवण शब्द ठोस से द्रव बनने के लिए होता है। यहां द्रवणांक है और क्वथनांक है। द्रवणांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द्रवणांक को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ, चाहे वो बर्फ हो, लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, अगर आप उसे गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा, निश्चित रूप से पिघलेगा। अब है इसमें क्या कि कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको अगर आपको पिघलाना है तो पिघलाने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी ठोस पदार्थ को पिघलाने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है और किसी ठोस पदार्थ को पिघलाने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो बर्फ को अगर पिघला करके द्रव बनाना है तो मात्र 0 डिग्री सी टेम्परेचर देंगे तो बर्फ क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। तो बर्फ को पिघला करके अगर पानी बनाना है तो उसको 0 डिग्री सी टेम्परेचर देना होगा। वैसे ही अलग अलग पदार्थों का द्रवणांक अलग अलग होता है। लोहा को आप 0 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 500 डिग्री सी पे थोड़ी पिघला सकते हैं। तो उसको पिघलाने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में बदल जाए, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में बदल जाए, वह न्यूनतम ताप उस ठोस पदार्थ का द्रवणांक कहलाता है। फिर से सुनेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में बदल जाए, वह न्यूनतम ताप उस ठोस पदार्थ का द्रवणांक कहलाता है। क्योंकि सभी पदार्थों का, सभी ठोस पदार्थों का द्रवणांक अलग अलग होता है और सब ये बर्फ का द्रवणांक कम होता है, 0 डिग्री सी होता है, लेकिन हर पदार्थ के द्रवणांक की बात हो तो सभी पदार्थों का द्रवणांक, सभी ठोस पदार्थों का द्रवणांक अलग अलग होता है। ठीक वही एक क्वथनांक। क्वथनांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या होता है क्वथनांक, क्या होता है क्वथनांक? क्वथन किसका होगा? द्रव का होगा। तो जल का क्वथन कराना है, तो जल का क्वथन कराना है, जल को उबालना है, तो जल को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे तब जाके उबलेगा। तो जल का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सी। दूध उबालने की बात हो तो दूध 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो दूध का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 70 डिग्री सी। तो इस तरह से क्वथनांक का डिफिनेशन होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ भाप के रूप में या गैस के रूप में बदलने लगे, उस न्यूनतम ताप को उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। हर ध्यान रखना होगा कि हर द्रव का अलग अलग क्वथनांक होता है। जैसे हर ठोस का अलग अलग द्रवणांक होता है, वैसे ही हर द्रव का भी अलग अलग क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी। बर्फ का द्रवणांक कितना होता है? 0 डिग्री सी। तो इस तरह से द्रवणांक तथा क्वथनांक, द्रवणांक और क्वथनांक एक दूसरे से भिन्न भी हैं और द्रवणांक तथा क्वथनांक को हम लोग समझने का भी प्रयास किए। अंतराणविक स्थान तथा बल, ये अंतराणविक स्थान और अंतराणविक बल अभी चित्रण के द्वारा हम लोगों ने देखा। एक शब्द है यहां पे संपीड्यता। संपीड्यता मतलब होता है
किसी भी पदार्थ के दबाने की क्षमता या उसके दबने की योग्यता को क्या कहते हैं? संपीड्यता। अब द्रव को संपीडित किया जा सकता है, गैस को संपीडित किया जा सकता है, लेकिन ठोसों को संपीडित क्यों नहीं किया जा सकता? अक्सर प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में कि ठोसों को संपीडित क्यों नहीं किया जा सकता है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा है कि ठोस के अणु आपस में सटे होते हैं क्योंकि उनके अणुओं के बीच का लगने वाला आकर्षण बल, दैट मींस अंतराण्विक बल का मान ज्यादा होता है। अतः ठोसों को नहीं संपीडित किया जा सकता है, द्रव को किया जा सकता है, गैस को भी किया जा सकता है। एक चीज और है कि जब ठोस के अणु इतने सटे हैं तो ये ठोस के अणु ज्यादा विचरण करते होंगे, इधर उधर घूमते होंगे, तो जवाब होगा नहीं। इसका थोड़ा बहुत घूमता होगा, इसका ज्यादा घूमता होगा। तो ठोसों के अणु का विचरण कम होता है, द्रवों का अपेक्षाकृत ज्यादा होता है और गैस का सबसे ज्यादा होता है। तो ये संपीड्यता बोलते हैं दबाना को। तो ये दबाना वाला शब्द आप समझ गए कि ठोसों को क्यों नहीं संपीडित किया जा सकता है। पांचवा है टर्म घनत्व। घनत्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी जानने के लिए हमें द्रव्यमान को थोड़ा समझना होगा तथा द्रव्यमान के साथ साथ आयतन को। आयतन तो आप समझ सकते हैं, कोई पदार्थ जो जगह छेकता है उसको हम बोलते हैं आयतन। और द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ के निर्माण के लिए जो मास, मतलब जो अणु लगे होते हैं उस सब के मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं घनत्व को। मान लो कि हमारे पास एक कोई स्पेस है, ये आप स्क्वायर कहें या रेक्टेंगुलर कहें, चलिए ये दो जगह है। हमने क्या किया, इस पूरे जगह में 100 बॉल को, खेलने वाला जो बॉल होता है उसको डाल दिया। कुछ भी संख्या में हमने क्या किया, बॉल को डाल दिया। चूंकि उतना स्पेस नहीं है, हमने डाल दिया। उतना ही जगह में हम इससे कम संख्या में बॉल को क्या किए, डाल दिए, कम संख्या में डाल दिए। तो आप समझ सकते हैं यहां बॉल का घनत्व ज्यादा है, यहां बॉल का घनत्व कम है। तो हम कह सकते हैं कि यहां का घनत्व अधिक और यहां का घनत्व कम है। तो इसको कैसे निकालते हैं? घनत्व का डिफिनेशन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन मतलब कोई भी एकांक इसका क्षेत्रफल ले लीजिए, कहीं भी एक कोना ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर एने से 1 cm इधर से 1 cm इधर से ले लीजिए, और इसमें जो अणु है उन अणुओं को आप क्या करें, काउंट कर लेते हैं। यहाँ कितना है, 2 है, और उतना ही यहाँ रख रहे हैं, यहाँ काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4, ये हाफ और ये हाफ, ये कितना है, 5 है। तो यहाँ 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में 5 गेंद है, यहाँ 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में 2 गेंद है। तो आप कह सकते हैं कि इसका घनत्व ज्यादा है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये एकांक क्षेत्रफल में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में किसी पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठोसों के अणुओं का घनत्व ज्यादा होता है, द्रव के अणुओं का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, गैस के अणुओं का घनत्व उससे भी ज्यादा कम होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग ये जाने आज कि द्रवणांक क्या है, क्वथनांक क्या है, अंतराण्विक बल क्या है, अंतराण्विक स्थान क्या है, घनत्व क्या है, द्रव्यमान क्या है, आयतन क्या है, संबंधित जो भी चीज़ बताई जा रही है इसका नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा तथा पदार्थ की चौथी तथा पांचवी अवस्था भी होती है। हम कोशिश करेंगे चौथी और पांचवी अवस्था भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।